हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं और उस पर मैंने आपको चर्चा करी थी कि डीएनए और आरएनए में कौन सा पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। और उस दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि विज्ञान प्रमाण पे विश्वास करता है, प्रयोग पे विश्वास करता है। तो डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण के लिए प्रयोग भी होने आवश्यक थे, तभी डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रमाणित किया जाता। आज हमारा प्रकरण उसी संदर्भ में है कि वे कौन से प्रमाण थे जिनके द्वारा डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ का दर्जा दिया गया। बच्चों, इसके लिए वैज्ञानिकों के द्वारा 3 मुख्य प्रयोग किए गए, जिन 3 मुख्य प्रयोगों के द्वारा यह स्थापित हो पाया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था इस संबंध में, वो किया गया था जिस वैज्ञानिक के द्वारा, उसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक के द्वारा सन 1928 में एक प्रयोग किया गया। वह प्रयोग क्या था? उसने अपना प्रयोग किया एक जीवाणु में। उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वैज्ञानिक नाम का जो बैक्टीरिया है, उस पर उसने अपने प्रयोग किए। बच्चों, आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं कि ये जीवाणु मनुष्य में न्यूमोनिया रोग पैदा करता है। उसने इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के जीवाणु के 2 स्ट्रेन डेवलप किए थे। कौन कौन से 2 स्ट्रेन थे? एक स्ट्रेन का नाम था एस स्ट्रेन और दूसरे स्ट्रेन का नाम था आर स्ट्रेन। स्ट्रेन शब्द का प्रयोग आप आजकल भी सुन रहे होंगे। जो कोविड-19 का ये काल चल रहा है, तो आप सुन रहे हैं अखबारों में कि कोविड-19 वायरस के कई स्ट्रेन अलग अलग कंट्रीज में डेवलप हुए हैं। वैसे ही यहाँ पर इस बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने पाए थे। एक स्ट्रेन का नाम था एस स्ट्रेन और दूसरे स्ट्रेन का नाम था आर स्ट्रेन। एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ यानी मुलायम और आर स्टैंड्स फॉर रफ। तो यहां पर ये स्मूथ और रफ शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? इसकी जो सरफेस थी वो स्मूथ थी और इस स्ट्रेन की जो सरफेस थी वो रफ थी। और रफ क्यों थी? सपोज ये एस स्ट्रेन है, इसकी सरफेस आप देख रहे हैं, ये स्मूथ है, इसकी आउटर जो सरफेस है, और ये जो रफ सरफेस है ये आर स्ट्रेन की है। उसका कारण ये था कि एस स्ट्रेन की सरफेस स्मूथ इसलिए थी क्योंकि उसके बाहर एक कवच था जो कि पॉलीसैकेराइड का बना था। पॉलीसैकेराइड का एक कैप्सूल उसके बाहर था, उस वजह से इसकी जो बाहर की सरफेस थी वो स्मूथ थी। जबकि जो आर स्ट्रेन था उसके बाहर कोई भी पॉलीसैकेराइड का बना हुआ कैप्सूल नहीं था। इस वजह से उसकी आउटर जो सरफेस थी वो रफ थी। यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसके एस स्ट्रेन के बाहर जो ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था, इसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर घुस के आसानी से न्यूमोनिया को उत्पन्न कर लेता था, क्योंकि इसका जो ये पॉलीसैकेराइड जो कैप्सूल था ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा गल नहीं पाता था, नष्ट नहीं हो पाता है। जबकि ये आर स्ट्रेन न्यूमोनिया उत्पन्न करने में अक्षम था, क्योंकि इसके बाहर ये जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल न होने के कारण आसानी से हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो इस स्ट्रेन को हम कहते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन। वायरुलेंट स्ट्रेन अर्थात जो रोग पैदा कर सकता है, और आर स्ट्रेन को हम कहेंगे नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, यानी जो रोग नहीं पैदा कर सकता है। यहां पर ग्रिफिथ ने चूहे का इस्तेमाल किया
अपने प्रयोग को बताने के लिए उसने सर्वप्रथम एस स्ट्रेन को हम पहले देखते हैं। उसने सर्वप्रथम एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया चूहे पे। चूहे पे उसने एस स्ट्रेन के जीवाणु का इंजेक्शन लगाया तो चूहे में न्यूमोनिया के लक्षण उत्पन्न हो गए और चूहा उसे मृत मिला। कुछ समय बाद उसको चूहा मृत मिला। सेकेंड टाइम उसने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन चूहे पे लगाया तो वो जीवित था। कारण स्पष्ट है, एस स्ट्रेन जो है वायरुलेंट स्ट्रेन है, उसने इस चूहे में निमोनिया उत्पन्न किया, उससे चूहे की मृत्यु हो गई। आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, उससे चूहे में न्यूमोनिया उत्पन्न नहीं हो पाया, इस वजह से चूहा जीवित रहा। तीसरा उसने एक ट्रिकी एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने इस एस स्ट्रेन को हीट दी। एस स्ट्रेन को उसने हीट देके उसे मार दिया। एस स्ट्रेन पाप मृत, यानी उसको मार दिया और फिर उसका इंजेक्शन लगाया चूहे पे। तो अब उसने देखा कि चूहा जीवित है, जीवित चूहा। इसके बाद उसने क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन पाप मृत है, इसको उसने आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, यानी आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ उसने इसको मिलाया जो कि पाप मृत एस स्ट्रेन था। इसके बाद उसने इन दोनों का मिश्रण चूहे पे इंजेक्ट किया और सरप्राइजिंगली उसने परिणाम देखा कि चूहा मृत है, यानी चूहा मर गया। पाप मृत एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके उसने चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा मृत। होना यह चाहिए था कि ये आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, ये न्यूमोनिया उत्पन्न करने में अक्षम है, तो इसका इंजेक्शन जब चूहे में लगाया जाता तो चूहे में कोई भी न्यूमोनिया का लक्षण उत्पन्न ना होता और चूहे को जीवित रहना चाहिए था। लेकिन जब इस आर स्ट्रेन में हमें इसका मिश्रण मिला, एस स्ट्रेन पाप मृत का मिश्रण इसके साथ मिलाया गया, तो फिर इसके अंदर न्यूमोनिया को उत्पन्न करने वाले लक्षण उत्पन्न हो गए और ये जब चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहे में न्यूमोनिया से मृत्यु हो गई। इससे यह पता लगता है कि कोई ना कोई यहां पर प्रक्रिया हुई है दोनों के बीच में, यानी एस स्ट्रेन के अंदर से कोई पदार्थ था जो कि आर स्ट्रेन के अंदर गया और आर स्ट्रेन उस वजह से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और उसने चूहे में न्यूमोनिया के लक्षण उत्पन्न कर दिए, जिससे चूहा मृत हो गया। यही बात उसने सिद्ध कही। उसने ये बताया कि जो ताप मृत एस स्ट्रेन है, ताप मृत एस स्ट्रेन के अंदर से आनुवांशिक पदार्थ निकला और वो गया आर स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन को उसने कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन में और इस वजह से चूहा यहां पर मृत हो गया। यहां पर मैं और आपको समझाता हूं। ताप मृत एस स्ट्रेन, इससे आनुवांशिक पदार्थ रूपांतरण के द्वारा रूपांतरण की प्रक्रिया को हम यहां पे नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ताप मृत एस स्ट्रेन पहुंच गया आर स्ट्रेन के अंदर आनुवांशिक पदार्थ ताप मृत एस स्ट्रेन के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ था वो रूपांतरण की क्रिया के द्वारा आर स्ट्रेन के अंदर पहुंच गया। इस वजह से आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन के एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होते ही ये वायरुलेंट स्ट्रेन बन गया और इस वजह से चूहे की मृत्यु हो गई।
तो यहां पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यह कहा कि एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा एस स्ट्रेन का आनुवंशिक पदार्थ आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, जिस वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इस प्रक्रिया को उसने नाम दिया रूपांतरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बैक्टीरिया के अंदर गुणन की एक विधि है जिसे आप आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण के द्वारा कोई भी नेकेड डीएनए बैक्टीरिया की एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन उस समय ग्रिफिथ के इस प्रयोग के समर्थन में लोग बहुत कम थे, और ग्रिफिथ जो है स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए था या आरएनए था। इस वजह से भले ही यह शुरुआत थी, लेकिन यह शुरुआत जो है अंजाम तक अभी नहीं पहुंची थी। इसके लिए एक दूसरा प्रयोग किया जाना था, जिससे हम थोड़ा और स्पष्ट रूप से डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ मानते। तो अब हम चलते हैं द्वितीय प्रयोग की ओर। द्वितीय प्रयोग जिसने कि डीएनए को स्पष्ट रूप से आनुवंशिक पदार्थ माना था, वो द्वितीय प्रयोग जो किया गया था वो 3 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। वो वैज्ञानिक थे एवेरी, मैकलियोड, व मैककार्टी। 1944 में यह प्रयोग किया गया था एवेरी, मैकलियोड व मैककार्टी के द्वारा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि जो रूपांतरण के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ ट्रांसमिट हुआ था एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के द्वारा, वो क्या था, डीएनए था या प्रोटीन था। चलो चलते हैं। ताप मृत एस स्ट्रेन जो ग्रिफिथ का था, उन्होंने ताप मृत एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन के साथ उसे मिक्स किया। फिर उन्होंने 3 प्रकार के एंजाइम भी इसमें अलग अलग तरह से मिक्स किए। पहला एंजाइम उन्होंने मिक्स किया यहां पर प्रोटीएज एंजाइम मिक्स किया यहां पर, और फिर उसको चूहे में इंजेक्ट किया। तापमृत एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, साथ में प्रोटीज एंजाइम यहां पे लिया, उसको चूहे में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि परिणाम वही रहा जो कि ग्रिफिथ का परिणाम था, यानी चूहा मृत यहां पर उन्हें मिला, चूहे में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हो गए। दूसरा उन्होंने क्या किया, तापमृत एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया था और यहां पे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम उन्होंने यहां पे प्रयोग किया, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, और चूहे में उसको इंजेक्ट कर दिया। यहां पर भी परिणाम वही रहा, यानी चूहा मृत उनको मिला कुछ समय के पश्चात। तीसरा उन्होंने जो बहुत परिणामकारी यहां पर एंजाइम मिलाया इस मिश्रण में, वो रिजल्टेंट एंजाइम जो था वो था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, और फिर चूहे के साथ उसको इंजेक्ट किया। तो यहां पर उन्होंने देखा कि चूहा जीवित है, चूहा यहां पर जीवित रहा। इससे क्या आशय निकलता है कि प्रोटीन को प्रोटीएज के द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं मिला। राइबोन्यूक्लियस के द्वारा आरएनए को नष्ट कर दिया गया, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं मिला। रिजल्ट में फर्क कब मिला, परिणाम कब अलग रहा, जब हमने यहां पर डीएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम को प्रयोग में लाया, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम को हमने यहां पे प्रयोग में लाया। तो उस वजह से इसके अंदर जो डीएनए था जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होना था आर स्ट्रेन में, वो नष्ट हो गया। उसके नष्ट होने की वजह से निमोनिया के लक्षण उत्पन्न नहीं हो पाए और चूहा जीवित रहा। यानी कि इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जो रूपांतरण हुआ था वो किसका हुआ था,
डीएनए का रूपांतरण हुआ था। ग्रिफिथ के प्रयोग में जो रूपांतरण हुआ था वो ना प्रोटीन का रूपांतरण हुआ था, ना आरएनए का रूपांतरण हुआ था, वो रूपांतरण हुआ था डीएनए का। तो इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ गए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने की ओर। लेकिन अभी भी वैज्ञानिक, चूंकि उसमें डीएनए की खोज नहीं हुई थी, डीएनए का स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं था, डीएनए के बारे में काफी कुछ हमें जानना बाकी था, तो इस वजह से इस प्रयोग को बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला। जो अंतिम प्रयोग रहा जिसने कि सर्वमान्य रूप से डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ घोषित किया, वो प्रयोग तीसरा प्रयोग था। अब उस प्रयोग को हम देखते हैं। तीसरा प्रयोग 1952 में किया गया और उसको अंजाम देने वाले दो वैज्ञानिक थे। तृतीय प्रयोग दो वैज्ञानिक थे, हर्शे व चेज नाम के दो वैज्ञानिक, जिन्होंने 1952 में इस प्रयोग को अंजाम दिया। उन्होंने यहां पर एक वायरस का इस्तेमाल किया और उस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस का उन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया और दूसरा जीवाणु के रूप में ई कोलाई जीवाणु का यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया। ई कोलाई नाम का एक जीवाणु होता है जो सामान्य तौर पर मनुष्य के आंत में भी पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु का उन्होंने यहां पर प्रयोग किया। अब बच्चों, जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये जीवाणु भोजी वायरस भी कहलाता है, क्योंकि ये जीवाणु को खाता है। कहा जाता है कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है इस बैक्टीरियोफेज वायरस को, कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है गंगा जल में जितने भी जीवाणु होते हैं उन्हें खा जाता है। इस वजह से उसमें कभी भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक जीवाणु मुक्त रहता है, शुद्ध रहता है गंगा जल। तो वहां पर यहाँ पर उसी बैक्टीरियोफेज वायरस का उन्होंने प्रयोग किया। बैक्टीरियोफेज वायरस आप देखते हैं किस तरह से दिखाई देता है, टेडपोल की तरह दिखाई देता है। चाहे उसकी टांगे होती हैं, नेक होती है, और अंदर उसका जो है ये डीएनए है, बाहर उसका कैप्सूल है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये किसी भी जीवाणु कोशिका पे जब हमला करेगा तो जीवाणु कोशिका पे हमला करने में ये अंदर अपने डीएनए को छोड़ देता है। इसका डीएनए जीवाणु कोशिका के अंदर चला जाता है और फिर वो जीवाणु कोशिका की जेनेटिक्स को हाईजैक करता है और अपनी जैसे बैक्टीरिया की कॉपीज बनाने के लिए उसे मजबूर करता है, जिस वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया गुणन करने लगते हैं। यहां पर उसने क्या किया, क्योंकि बहस छिड़ रही थी कि प्रोटीन वर्सेस डीएनए के बीच में बहस थी कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये कैप्सिड जो खोल होता है ये प्रोटीन का बना होता है और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उसके अंदर है। तो उसने क्या किया, उसने ये जो बैक्टीरिया थे ये अलग अलग दो प्रकार के माध्यम में उसने ग्रो किए। दो माध्यम में उसने इन बैक्टीरिया को, इन वायरसेस को ग्रो किया। पहला उसने यहां पर माध्यम चुना S35 सल्फर 35, जो एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। उस माध्यम में उसने कुछ बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो किया और कुछ बैक्टीरियोफेजेस को उसने 32P माध्यम में ग्रो किया। यहां पर S का मतलब है सल्फर, P का मतलब है फास्फोरस। सामान्य फास्फोरस P30 होता है, ये समस्थानिक है। सामान्य सल्फर S32 होता है, ये समस्थानिक है, ये 35 है। ये रेडियो एक्टिव दर्शाता है, रेडियो एक्टिवता दर्शाता है। तो यहां पर उसने सल्फर और फास्फोरस ही क्यों चुना, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए उसने यहां पर प्रोटीन और डीएनए के बीच की बहस को समाप्त करने के लिए अलग अलग दो माध्यम उसने चुने। अब इसके अंदर जो है ये इकोलाई जीवाणु है, इसके अंदर भी इकोलाई जीवाणु है, उसकी कल्चरिंग हो रही है
और यहाँ पर साथ में ये बैक्टीरियोफेज भी पल रहे हैं। अब पहले वाले माध्यम में उसने देखा कि जो बैक्टीरियोफेज की जो प्रोजेनीज हैं, बैक्टीरियोफेज की जो पीढ़ियां यहाँ पर इसके अंदर जन्म लेती हैं जीवाणु कोशिकाओं के अंदर, उसके अंदर क्या पाया गया। और इस वाले केस में जो बैक्टीरियोफेजेस की जो प्रोजेनीज जन्म लेती हैं जीवाणु कोशिकाओं के अंदर, उसके अंदर क्या पाया गया, यानी 32P पाया गया या 35S पाया गया। इसी को उसने देखना था। तो उसने यहां पर देखा कि जो बैक्टीरियोफेजेस थे उनमें जो डीएनए था, सॉरी, इसमें बैक्टीरियोफेजेस के साथ साथ जो कोलाई जीवाणु थे उनमें रेडियो एक्टिविटी का कोई प्रभाव नहीं देखा गया। पहले वाले केस में सामान्य प्रकार का सल्फर इसके अंदर पाया गया, जबकि इस वाले केस में जहां पर कि 32 फॉस्फोरिक एसिड 32 फॉस्फेट के माध्यम में इसको कल्चर किया गया था। यहां पर बैक्टीरियोफेजेस और कोलाई जो बैक्टीरिया थे उनका जब एनालिसिस किया गया तो यहां पर 32P रेडियो एक्टिविटी पदार्थ पाया गया। तो यहां पर यह स्टैब्लिश हो गया कि ये 32P जो फास्फोरस था वो इन बैक्टीरिया सेल्स के अंदर उपस्थित था और फास्फोरस केवल डीएनए में ही पाया जाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, वो ही इन बैक्टीरिया की कोशिका में ट्रांसमिट हुआ था, बैक्टीरिया की कोशिका में इस बैक्टीरियोफेज के द्वारा चला गया था। बैक्टीरियोफेज के अंदर के डीएनए में 32P था और उसने फिर अपनी रेडियोएक्टिविटी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया कि 32P जो कि डीएनए के अंदर है वो रेडियोएक्टिविटी दर्शा रहा है और इस वजह से ये प्रूव हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। और इस अंतिम प्रयोग से अंततः यह सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आशा है मुझे आपका ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपकी क्वेरीज हमेशा मैं वेलकम करता रहूँगा। धन्यवाद।